अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको अर्थशास्त्र की परंपरा पर अपनी बात रखी थी। आज अर्थशास्त्र को खत्म करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि राजाज्ञा, अर्थशास्त्र राजाज्ञा की बात करता है। और भारतीय चिंतन परंपरा क्या कहता है? श्रुति स्मृति वेद के आधार पर विधायक बनता है। तो राजाज्ञा से अगर वेद के कानून का टकराव हो तो किसको आगे मानेंगे? कौटिल्य कहता है कि राजाज्ञा और वेद में टकराव होना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो देश की एकता और अखंडता के लिए राजाज्ञा को सुप्रीम मानना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कौटिल्य धर्मशास्त्र की परंपरा के विपरीत राजाज्ञा के आधार पर धर्म की परंपरा को भी इनकार करने का साहस रखता है। तो भारतीय चिंतन परंपरा में कौटिल्य साहसी राजनीतिज्ञ है। और साहस का मतलब यह है कि जो परंपरागत चलने वाला समाज है, जो परंपरागत चलने वाली राजनीतिक व्यवस्था है, वह परंपरागत चलने वाली राजनीतिक व्यवस्था को अर्थशास्त्र परंपरा भौतिकवादी रूप में प्रस्तुत करता है, व्यवहारवादी रूप में प्रस्तुत करता है, यूटोपिया नहीं करता। जैसे प्लेटो का दर्शन यूटोपिया है, कभी कभी अरस्तु का भी दर्शन यूटोपिया हो जाता है। जैसे अरस्तु का दास प्रथा जो है वह दास प्रथा यूटोपिया है। कौन मानेगा दास प्रथा को? वर्तमान भारत में या वर्तमान विश्व में या तत्कालीन यूरोप में कोई दास बनना चाहेगा क्या? स्वतंत्र रहना चाहता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति है स्वतंत्र होना, व्यक्ति की प्रवृत्ति स्वतंत्र होना है। और स्वतंत्रता के आधार पर समानता और भ्रातृत्व का विकास होता है। यह सीधा सीधा सिद्धांत, यही लोकतंत्र का आधार है। तो कौटिल्य कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, कोई व्यक्ति स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में बदलता है, तो क्या करेगा राजा? राजा आज्ञा प्रसारित करेगा, आज्ञा देगा कि आपने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और आपकी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हुई है, तो क्यों ना आपको कानून के दायरे में लाया जाए। तो जो कौटिल्य की यह परंपरा है, अर्थशास्त्र की यह परंपरा है, यह अर्थशास्त्र की परंपरा धर्मशास्त्र के राजनीतिक परंपरा से भिन्न हो जाती है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, अर्थशास्त्र ने नैतिकता को इनकार नहीं किया है, अर्थशास्त्र ने धर्म को भी इनकार नहीं किया है। धर्माधिष्ठित नैतिक व्यवहारिक राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादक अर्थशास्त्र परंपरा है। अब इसका तो धर्माधिष्ठित नैतिक व्यवहारवादी उपयोगितावादी राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन अर्थशास्त्र की परंपरा करती है। अर्थशास्त्र की परंपरा यह कहती है कि अगर नवीन परंपरा और प्राचीन परंपरा में टकराव हो जाए तब क्या होगा? तब राजा की स्थिति क्या होगी? कार्यपालिका की स्थिति क्या होगी? विधायिका की स्थिति क्या होगी? न्यायपालिका की स्थिति क्या होगी? तो नवीन परंपरा और प्राचीन परंपरा के टकराहट में राजा या कार्यपालिका मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा, मध्यस्थ हो जाए। अब मध्यस्थ हो जाएगा तो वो न्यायपालिका का सर्वोच्च आस्पद हो जाएगा। जब न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायकर्ता हो जाएगा तो जो राजा न्याय करेगा, जो कार्यपालिका न्याय करेगा, वह न्यायपालिका न्याय जनता को मांगना पड़ेगा। इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र परंपरा में एक और महत्वपूर्ण बात की गई, सर्वतोमुखी कल्याण, सबका कल्याण। अब जो सबका शब्द है यह विभेद नहीं करता। सबका में सृष्टि जगत में जो जो तत्व आते हैं वो सारे तत्वों का कल्याण ही अर्थशास्त्र की राजनीतिक परंपरा का मूल उद्देश्य है। अब सब चीजों को सबका कल्याण का क्या मतलब हुआ? हम सांप्रदायिक आधार पर कल्याण की बात कौटिल्य नहीं करता, पंथ के आधार पर कल्याण की बात कौटिल्य नहीं करता, वर्ण व्यवस्था के आधार पर कल्याण की बात कौटिल्य नहीं करता, सबका कल्याण करता है। क्योंकि अर्थशास्त्र का युग सामाजिक विशृंखलता का युग है। अगर समाज में राजा वर्ण के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार, रंग के अनुसार, विभेद के अनुसार कल्याण करेगा
तो जो समाज विशृंखल होने की स्थिति में खड़ा है वह समाज तो और टूटेगा। तो कौटिल्य की राजनीति का, अर्थशास्त्र के राजनीतिक परंपरा के का उद्देश्य है कि समाज में विशृंखलता के प्रमुख तत्वों को राजाज्ञा द्वारा रोकने का प्रयास करना। मतलब अर्थशास्त्र परंपरा में राजाज्ञा एक फेविकोल है, जोड़ है जो टूटेगा नहीं। राजाज्ञा ऐसा जोड़ पैदा करता है जो समाज को तोड़ने नहीं देता। इसलिए कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र परंपरा ने राजाज्ञा को बहुत महत्व दिया है, बहुत बल दिया है। तो यह कहना गलत है कि भारत के लोग राजाज्ञा नहीं जानते, भारत के लोग विधि नहीं जानते, भारत के लोग राजनीति की चिंतन के प्रमुख तत्व नहीं जानते। ये जो तत्व आरोप पश्चिम के लोगों ने भारतीयों पर लगाया वह बेबुनियाद हो जाती है। लेकिन समस्या क्या थी कि जो 11 अर्थशास्त्र की परंपरा हमारा को अर्थशास्त्र के बाद था वो नहीं मिला, वो कहां गायब हो गया। एक ही परंपरा मिली। तो पिछले 11 अर्थशास्त्र की परंपरा को शोधित करने की जरूरत है। और शोधित करने से क्या होगा कि जो समाज में 2020 के या आधुनिक समाज में, भारत के समाज में जो स्वार्थपरक स्थिति दिखाई पड़ती है, उस स्वार्थपूरक स्थिति से सामाजिक एकत्व के भाव को प्रकट करने में मदद मिल सकती है। अब कौटिल्य की तुलना अरस्तु से करते हैं। कौटिल्य की तुलना बहुतों ने प्लेटो से की है, कौटिल्य की तुलना बहुतों ने मैकियावेली से की है। यनके सामा शास्त्री ने कौटिल्य की तुलना हाब्स से कर दी। कहां हाब्स, कहां कौटिल्य। क्यों किया? इसलिए किया कि हाब्स सामाजिक समझौतावादी है और कौटिल्य भी सामाजिक समझौते का समर्थन करता है। कहता कि मात्सन्याय की स्थिति से समाज को बचाने के लिए व्यक्तियों के बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते के आधार पर राज्य नामक संस्था की नियुक्ति होती है। यही हाब्स भी कहता है। हाब्स कहता है कि बड़ा खराब स्थिति थी, व्यक्तिपात की है, निकृष्ट है, घृणास्पद है। उसने अपने अधिकार एक राज्य नामक संस्था को सौंप दिए, उससे लेवियाथन का जन्म हुआ। तो लेवियाथन के जिस कंसेप्ट को हाब्स आगे लेकर के चलता है, वह कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का एक रूप अर्थशास्त्र परंपरा में दिखाई देता है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र की परंपरा में का उद्देश्य है राज्य का कल्याणकारी रूप प्रस्तुत करना, कल्याणकारी, उपयोगितावादी और सर्वोत्मुखी विकासात्मक राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना ही कौटिल्य अर्थशास्त्र परंपरा का प्रमुख ध्येय है। इसको समझिए, कल्याणकारी, उपयोगितावादी, सर्वोत्मुखी विकास और वैभेदिक मान्यताओं से मुक्त राज्य शासन का निर्माण करना अर्थशास्त्र की परंपरा का प्रमुख ध्येय है। इसमें राज्य, देश, कुल, जाति, आचार, परंपरा, इन सारे तत्वों का नियामक, निर्धारण करने वाला राजा नहीं है, वह मात्र क्रियान्वयक है। समाज की परंपरा और समाज के आधारों को डिक्टेट राजा नहीं कर सकता। समाज की परंपरा और समाज के आचार व्यवहार को राजा अपने अनुसार से मोल्ड नहीं कर सकता। वह सिर्फ क्रियान्वयक है, क्रियान्वित करता है। और क्रियान्वित करने में जो जो बाधाएं आती हैं, राजा उसका निराकरण करता है। यह सीधे अर्थशास्त्र परंपरा का और जो सार्वभौमिक तत्व है अर्थशास्त्र परंपरा में, वह सार्वभौमिक तत्व अगर कुल मिलाकर देखें तो अंततः सार्वभौमिक तत्व जनता हो जाती है। प्रजा सुखे सुखम राज्यम, प्रजा का सुख ही
राजा का सुख है। अगर प्रजा दुखी है तो राजा दुखी है, अगर प्रजा विपन्न है तो राजा विपन्न है, यदि प्रजा रोगी है तो राजा रोगी है, यदि प्रजा विशृंखलित है, विखंडित है, तो राजा भी विखंडित है। तो इस विखंडनवादी भाव को त्यागना, इस विखंडनवादी भाव से मुक्त सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना अर्थशास्त्र की परंपरा का प्रमुख ध्येय है, प्रमुख उद्देश्य है। और यह अर्थशास्त्र की, भारत के अर्थशास्त्र की परंपरा पश्चिम के राजनीतिक परंपरा की तुलना में कई अर्थों में, कई मायनों में आपको सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ेगा और उसकी उपयोगिता दिखाई पड़ेगी। आज प्लेटो उपयोगिता का उपयोग नहीं है, आज अरस्तु का भी उपयोग नहीं है, आज हाफ्स लाख रूसो का भी उपयोग नहीं है। मार्क्स तो कुछ समय तक उपयोगी थे और मार्क्स भी आजकल वर्तमान भारत में, वैश्विक युग में मार्क्स भी अनुपयोगी हो गया। लेकिन कौटिल्य का सर्वोत्मुखी विकास का की अवधारणा, गरीबोत्थान की अवधारणा, सामाजिक ऐक्य की अवधारणा, विभेद से मुक्त राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है। और मुझे लगता है कि कौटिल्य के युग की तुलना में आज कौटिल्य के अर्थशास्त्र के राजनीतिक परंपरा की आवश्यकता कुछ ज्यादा है। तो हमने आपको धर्मशास्त्र की परंपरा बता दी, हमने आपको अर्थशास्त्र की परंपरा बता दी, हमने आपको प्राचीन भारतीय राजनीति का एक आउटले बता दिया। अब इसमें जो भी सवाल आपको मिलते हो, जो भी समझ में नहीं आता हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप में व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, जिसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद मुझे नीति ग्रंथ की राजनीतिक परंपरा पढ़ानी है और मैं चाहता हूं कि आज ही थोड़ी देर में नीति ग्रंथ की परंपरा खत्म कर दूं, ताकि एक पूरा पाठ, परंपराओं का पाठ समाप्त हो सके। आप जब चाहे तब इसको सुन सकते हैं, वीडियो आपके पास उपलब्ध है। आप इसको 10 बार अगर सुन लें तो ये याद हो जाएगा, और अगर याद हो जाएगा आपको तो निश्चित मानिए कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। नमस्कार।